हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया वीडियो आपके पास लाए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में ये बताया गया है कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो अगर हम इस पे अल्फा रे अगर बम्बार्ड करते हैं तो सारा अल्फा रे स्ट्रेट जाना चाहिए था। सारा अल्फा रे को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्ड ने देखा क्या कि कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर जा रहे हैं। ये क्यों डेविएट कर रहे हैं, इसके बारे में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। अगर रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन मॉडल सही होता तो जितने अल्फा रे थे उनको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, स्कर्टेड कर जा रहा है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया समझा जाए। एक गोल्ड का फॉयल लिया जो बहुत ही थीन था, बहुत ही थीन, लगभग 0.00004 mm थिक, इतना मोटा थिक लिए। इसके बाद उन्होंने एक लेड बॉक्स ले लिए। लेड बॉक्स ले लिए। इस लेड बॉक्स में उन्होंने अल्फा रे के लिए एक सोर्स लिया और ये सोर्स था रेडियम। ये कौन सा सोर्स था? रेडियम। कौन सा सोर्स था बेटा? रेडियम। ये एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था कौन सा? रेडियम। अब इन्होंने रेडियम से इसके बाद इधर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। ये इसलिए कि अल्फा रे जाके टकराएगा तो उससे चमक प्रोड्यूस होगा। यहां पे ZnS का एक कोट लगा दिया, जिंक सल्फाइड। जब ZnS का कोट लगा दिया और अल्फा रे से बम्बार्ड किया, जब अल्फा रे से बम्बार्ड किया तो पाया कि मैक्सिमम रे पास थ्रू सीधी रेखा में पास कर जाता है, विदाउट किसी डेविएशन का मैक्सिमम रे सीधी रेखा में पास कर जाता है। ये दे आर अल्फा रे। कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं, कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं और लगभग 20,000 में एक रे अपने पाथ से रिटर्न बैक हो जाता है। देखिए क्या पाया आपने? क्या पाया बाबू? कि मैक्सिमम रे पास थ्रू गोल्ड फॉयल
विदाउट एनी डेविएशन या पास्ट थ्रू गोल्ड फॉयल इन ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट, क्या ऑब्जर्वेशन था? क्या ऑब्जर्वेशन था जल्दी बता दीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन था? कि मैक्सिमम एक्सरे अल्फा रे पास थ्रू gold foil without any deviation, without any deviation, विदाउट एनी डेविएशन। यानी कि मैक्सिमम रे जो है वो क्या कर जा रहा है, पास कर जा रहा है गोल्ड फॉयल बिना किसी डेविएशन का, बिना किसी विचलन का, एकदम स्ट्रेट लाइन में पास कर जा रहा है। दूसरा है सम ऑफ द रे deviate from their path, कुछ रे अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। क्या पाया बाबू, देखो इधर, मैक्सिमम रे पास थ्रू गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन, सीधे स्ट्रेट लाइन में पास कर जाते हैं। कुछ रे ऐसे हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं। और लगभग 20,000 में एक रे ऐसा भी है जो अपने पाथ पे रिटर्न बैक हो जाता है। यानी कि out of 20,000 only one ray return back. Out of 20,000 only one ray return back in their original path. Out of 20,000 केवल 20,000 में लगभग एक किरण ऐसा भी था जो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न बैक कर जाता है। देखिए हमने क्या बोला बाबू, जब उन्होंने गोल्ड के फॉयल पे, ये गोल्ड का फॉयल है, ये अल्फा रे था, अल्फा रे से बम्बार्ड किया, जिंक सल्फाइड का कोट था, तो क्या देखा कि मैक्सिमम रे सीधी रेखा में पार कर रहा है, कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर रहा है, और लगभग 20,000 में एक रे ऐसा भी था जो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न बैक कर रहा है। आप पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखिए बाबू, आपने क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम रे जो है वो सीधी रेखा में जा रहा है। भाई कोई बात नहीं, कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर जा रहा है, ये भी कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद आउट ऑफ 20,000 ओनली वन रे रिटर्न बैक इन द ओरिजिनल पाथ, ये भी बात।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो हम लोग सीखा जाए इसका कारण। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व किए उसका एक्सप्लेनेशन। देखो बाबू, ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है थोड़ा सीखा जाए। आप यहां पे गए, देखिए मैक्सिमम जो रे सीधी रेखा में जा रही। क्यों जा रहे सीधी रेखा में? क्योंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। जब मैक्सिमम पार्ट खाली है तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब डिस्टर्ब नहीं करे तो सीधी रेखा में जाना है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब कि पहला ये सीधी रेखा में जाने का मेन कारण क्या है? सीधी रेखा में क्यों गया? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। सीधी रेखा में क्यों गया? तो बाबू सीधा इसका जवाब क्या होगा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है? वैकेंट है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम is vacant. सेकेंड पॉइंट, अब ये बताइए, आप ही लोग बताइए कि कुछ रे अपने पाथ से डेविएट क्यों हो जा रहा है? तो इसका जवाब उन्होंने बोला कि अरे भैया, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बीच में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और अल्फा रे भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के चलते अपना पाथ से क्या कर जा रहा है? डेविएट कर जा रहा है। यानी कुछ रे अपने पाथ से डेविएट इसलिए करते हैं क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। यानी कि यहां पे समझ में आया कि कुछ रे अपने से पाथ से डेविएट क्यों कर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि इसका कारण क्या है बाबू? क्या कारण है इसका, जल्दी बताओ आप। इसका कारण क्या है कि देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है कि आपको तो हमने बोला कि कुछ रे जो है, कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर रहा है। आखिर क्यों डेविएट कर रहा है? तो इसके सेंटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हमने बोला भी आपको अभी। तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चलते ये कुछ रे जो है अपने पाथ से डेविएट कर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो सम ऑफ द रे deviate from their path, some of the ray deviate from their path because क्यों ऐसा हो रहा है बताओ? क्यों ऐसा हुआ? because center of atom contain पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्योंकि सेंटर ऑफ एटम क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंटेन करता है। समझ आया बात को? देखिए अभी तक हमने दो पॉइंट बोला कि मैक्सिमम रे स्ट्रेट लाइन में क्यों जाता है। तो मैक्सिमम रे स्ट्रेट लाइन में इसलिए जाता है क्योंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। दूसरा पार्ट, कुछ रे अपने पाथ से डेविएट क्यों करता है? तो क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसके चलते रिपल्सन के चलते अपना पाथ चेंज कर जाता है। तीसरा पॉइंट है बेटा कि लगभग 20,000 में एक रे ऐसा भी है
जो अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है, अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है। तो अपने पाथ पर रिटर्न बैक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे बीच में कोई ना कोई एक हार्ड रिजिड पार्टिकल है, बीच में कैसा पार्टिकल है? हार्ड रिजिड पार्टिकल है, हार्ड रिजिड पार्टिकल है, जिसके चलते ये टकरा करके फिर वापस लौट आ रहा है। हार्ड रिजिड पार्टिकल है जो टकराने के बाद वो पुनः क्या कर जा रहा है? वापस लौट जा रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ एटम आउट ऑफ 20,000 one ray return back, one ray return back, एक रे लौट जाता है। क्यों? बिकॉज क्यों ऐसा रिटर्न करता है? क्योंकि बिकॉज सेंटर ऑफ एटम कंटेन पॉजिटिव center of atom contain hard rigid particle। यानी कि जो सेंटर ऑफ एटम का जो सेंटर है उसमें हार्ड रिजिड पार्टिकल है और दैट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दैट particle is called nucleus। That particle is called nucleus। अगर आपसे बोला जाए न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही है, ये टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें बाबू रदरफोर्ड ने अल्फा रे से बम्बार्ड किया। जब अल्फा रे से बम्बार्ड किया तो क्या देखा कि कुछ रे स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, कुछ रे अपने पाथ से डेविएट कर जा रहा है और कुछ रे अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा है, अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा है। अब ये अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण यही बोले कि एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है। दूसरी बात, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा है उसके सेंटर पे कोई ना कोई हार्ड पार्टिकल है। उस हार्ड पार्टिकल के चलते वो कुछ रे जो है टकरा करके रिटर्न बैक हो रहा है और इस पार्टिकल का नाम पड़ गया न्यूक्लियस। यानी कि सेंटर पर न्यूक्लियस है और एटम के सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। यानी कि इस न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। साथ में इन्होंने इसका न्यूक्लियस का साइज मेजर किया। साइज ऑफ यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद रखेंगे,
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। और रेडियस ऑफ एटम क्या होता है? एटम 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो साइज है, एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम लार्जर होता है। याद रखेंगे, साइज ऑफ एटम is 10 की पावर 5 टाइम लार्जर देन 10 की पावर 5 टाइम लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। लार्जर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एटम का जो साइज है उससे न्यूक्लियस का साइज से ये 10 के पावर 5 टाइम लार्जर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये लगभग इतना साइज का डिफरेंस है। इफ न्यूक्लियस इज, यदि न्यूक्लियस हैज साइज ऑफ क्रिकेट बॉल, अगर न्यूक्लियस का साइज क्रिकेट बॉल के बराबर होता है, देन साइज ऑफ एटम विल बी area of radius 5 किलोमीटर। कहने का मतलब एक न्यूक्लियस का साइज क्रिकेट बॉल इतना बराबर होगा तो एक शहर के बराबर एटम होगा। यानी कि इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्रिकेट बॉल, या साइज ऑफ न्यूक्लियस इफ न्यूक्लियस है साइज ऑफ क्रिकेट बॉल, ऐसा बोले हम लोग। इफ size of nucleus is equal to cricket ball, अगर size of nucleus is equal to cricket ball, then size of atom will be एरिया ऑफ रेडियस 5 किलोमीटर। आप समझो, अगर ये क्रिकेट बॉल के बराबर हो तो ये पूरा एक शहर के बराबर होगा। इतना बड़ा दोनों में डिफरेंस है। तो बाबू आप इसे पहले नोट कर लो। अब हम लोग पढ़े रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम यानी न्यूक्लियस का, इनको ने रदरफोर्ड मॉडल एटम बोला। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किया। अब इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस जो एटम है वो 2 भाग में होगा, यानी एटम हैज 2 पार्ट। पहला न्यूक्लियर रीजन एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये सब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, यानी न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के बाहर। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, पहला न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा,
न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा। समझे? यानी कि इनके अनुसार एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। पहला न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियर रीजन, और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इनके अनुसार एटम में दो भाग होगा, पहला न्यूक्लियर रीजन और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। आपको बता देते हैं न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस होगा और ये एटम का सारा भाग, सारा मास यही कॉन्सेंट्रेटेड होगा न्यूक्लियर रीजन में। यानी कि न्यूक्लियर रीजन की बात करें हम लोग, न्यूक्लियर रीजन की बात करें हम लोग तो कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, एंड whole mass of atom concentrated in it यानी कि एटम का सारा मास यही रहेगा। यानी कि बाबू रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार एटम दो भाग से बना होगा। दूसरा भाग, पहला एक न्यूक्लियर रीजन और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस होगा और एटम का सारा मास यही कंसंट्रेटेड होगा। यानी एटम का जो मास होगा वो ड्यू टू न्यूक्लियस, बस इतना दिमाग बैठा लें। दूसरा चीज है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, और वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में आपको बता देते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में यहां पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ये पार्ट होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ये न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ये यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ये इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कंटेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस होगा। अब यहां पे फिर से सुनिए, यहां फिर से देखिए आप कि आखिर ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन को दूर करने के लिए अब ये न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस, ये इसमें गिर जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे कि प्लैनेट जो है सूर्य सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर पाता है। इसीलिए इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट के जैसा, सूर्य जैसे सूर्य के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसीलिए
इसीलिए इसे प्लानेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। तो आज आप लोग रदरफोर्ड मॉडल समझे। पूरे रदरफोर्ड मॉडल में कैसे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके आधार पे एटम कैसे डिसाइड किया, कैसे न्यूक्लियस की खोज की और अपना एटम का मॉडल कैसे दिया, आप लोग समझे। अगला लेक्चर में हम लोग और एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग एडुसर्व चैनल को, थिंक फॉरवर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।